गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर, 5th चैप्टर ज्योग्राफी का, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। डोमेन्स का मतलब समझते हैं? डोमेन्स का मतलब होता है घटक। कह सकते हैं हम कि कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसको हम कह सकते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ना। और उसी तरीके से डोमेन होता है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, अब एक अर्थ पर ही हमारे को पता है कि लाइफ है। जितनी स्टडी अभी तक साइंटिस्ट ने की है उस समय हमें पता है कि अभी तक अर्थ पर ही हम लाइफ को सस्टेनेबिलिटी पाते हैं। लाइफ की मतलब लाइफ अर्थ पे ही है। मार्स पे गए साइंटिस्ट, वहाँ पे उनको कोई लाइफ नहीं मिली। मून पर गए, वहाँ भी कोई लाइफ नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ पे हमारी लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वो पाई जाती हैं। उनमें से पहला होता है एयर, एक होता है वाटर और एक होता है लैंड। गेटिंग? अब एयर के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं और एयर का पूरा जो भी हम कह सकते हैं कि जो डिटेल होता है एयर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, एयर किस तरह से पाई जाती है, उसकी कितनी लेयर्स हैं, उन सब की जब स्टडी हम करते हैं तो हम किसके में करते हैं, किसके अंदर करते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर करते हैं। ठीक है ना? तो एटमॉस्फेयर एयर के बारे में बताता है। वाटर के बारे में जितनी भी स्टडी हम करते हैं वो हम करते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। तो हम वाटर को हाइड्रोस्फीयर में लिख सकते हैं। ठीक है? लैंड, लिथोस्फीयर। ठीक है? अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनो। एयर, एटमॉस्फेयर में जो भी हम एयर के बारे में स्टडी करते हैं हमको पता है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन कोई भी गैस लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है ना? गैस गैस है, इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। लैंड में हम जब अभी आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सॉइल मिलती है, रॉक्स मिलती हैं, लेकिन ना तो रॉक्स लिविंग थिंग होती है ना सॉइल लिविंग थिंग होती है। वाटर, हाइड्रोस्फीयर में हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी कोई लिविंग थिंग नहीं होता है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है? लेकिन ये तीनों जहाँ मिलते हैं, ये तीनों जहाँ कंबाइन होते हैं, वहाँ पर लाइफ पाई जाती है, लिविंग वर्ल्ड होता है, और इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और यही सभी लिविंग थिंग्स मिलते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, प्लांट्स, सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और भी जितनी स्पीशीज़ होती हैं वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? यहाँ। तो आप देख रहे हो कितनी कमाल की बात है कि 3 नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर लिविंग वर्ल्ड बना रही हैं। ठीक है? तो फर्स्ट एटमॉस्फेयर, सेकंड हाइड्रोस्फेयर, थर्ड लिथोस्फेयर एंड फोर्थ बायोस्फेयर, ये 4 मेन डोमेन्स होते हैं अर्थ के। गेटिंग? और इन 4 डोमेन से मिलकर बनती है हमारी अर्थ। तो ये बात आपको समझ में आ गई? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। गेटिंग? तो अब हम एक के बाद एक इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम ऑन द लिथोस्फेयर। कि लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर एक डोमेन है अर्थ का जो कि लैंड, सॉइल और रॉक से मिलकर बनता है। ठीक है ना? जब हम लिथो वर्ड जो यूज़ होता है वो उसका मतलब होता है, लिथोस्फेयर कहाँ से आया है? लिथोस्फेयर। ये जो लिथो वर्ड होता है इसका मतलब होता है रॉक्स। गेटिंग? तो इसमें हम जो पढ़ते हैं हम एक्चुअली किसके बारे में पढ़ते हैं? जो ज़मीन हमें दिखाई देती है। ठीक? अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सपोज करिए कि दिस इज़ द अर्थ। ठीक है? अब मान लीजिए मैंने अर्थ का एक ये छोटा सा टुकड़ा काटा। ये आपको सबसे पहले तो आपको ये पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अर्थ अगर हम ये देखते हैं तो ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है? और यहाँ मैं इसकी बात करूँ अंदर तो ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक? इसको हम सेंटर बोलेंगे और इसको हम अर्थ बोलेंगे। अब मैं एक काम करती हूँ कि इसको मैं ऐसे काट देती हूँ। ठीक? तो हमारे पास इतना टुकड़ा रह जाता है अर्थ का, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये सरफेस है अर्थ का और ये सेंटर है अर्थ का। अब हमारी अर्थ को 3 लेयर्स में ऐसे डिवाइड किया गया है। गेटिंग? जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट।
सेकंड नंबर की जो है उसको हम कहते हैं मेंटल, और जो इनर मोस्ट है उसको हम कहते हैं कोर। ठीक, अब क्रस्ट जो होती है वो आउटर मोस्ट है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है मज़ेदार ये कि वो क्रस्ट में भी 2 लेयर होती हैं, आउटर लेयर और इनर क्रस्ट। तो आउटर लेयर आउटर क्रस्ट कहलाती है, इनर लेयर इनर क्रस्ट कहलाती है। मेंटल में फिर 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। इसी तरीके से कोर में भी 2 होती हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक, तो ये होता है हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर। अब क्या करना है हमको, अभी हमें कोर नहीं पढ़ना है, भूल जाओ, मेंटल भी नहीं पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ क्रस्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा आपका क्रस्ट। अब आप देख रहे हो इतनी बड़ी धरती में से आपको सिर्फ बाहर का सरफेस जो है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो आउटर सरफेस होता है जो हमें दिखाई देता है हम उसको क्रस्ट कह सकते हैं। अब ये जो क्रस्ट होती है वो आउटर इनर लेयर में बटी होती है, मैंने आपको बताया। तो आउटर क्रस्ट जो होती है उसमें पाए जाते हैं लैंड, और जो इनर क्रस्ट होता है उसमें पाए जाते हैं ओशियंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर। ठीक, जो ये लैंड वाला होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का AL लेके इन्होंने बना दिया SiAl, सियाल। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि जो अर्थ क्रस्ट का जो अपर लेयर होती है, अपर क्रस्ट जो होता है वो कैसे बनता है, उसको हम बोलते हैं वो लैंड मासेस होते हैं उसमें। इसमें रॉक्स भी इसमें सॉइल पाई जाती है और वो बनता है किससे, सिलिका और एल्यूमिनियम से, तो उसको हम सियाल भी कहते हैं, SiAl। ठीक है, और क्या कहते हैं, और जो इनर क्रस्ट होती है, इनर जो लेयर होती है वो होती है हमारी ओशियंस की, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सीमा, क्योंकि इसमें जो होता है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। तो सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, तो ये बन जाता है आपके पास सीमा। तो ये सियाल एंड सीमा। तो जो ओशियन वाली क्रस्ट होती है, ओशियन वाला जो पार्ट होता है क्रस्ट में, वो उसमें क्या क्या मेनली पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, और इन दोनों से उनको सीमा बोला जाता है। इसी तरीके से जो ऊपर वाला जो क्रस्ट होता है, जो क्रस्ट का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें हमें सॉइल मिलती है, जिसमें हमें ज़मीन दिखाई देती है, उसमें क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको कि हम सियाल कहते हैं, SiAl। ठीक है, अब जो ये है, अब इसको थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सोचने वाली बात है। आपने कभी ये पूरा डायग्राम देखा है? ये देखिए पेज नंबर 222, ये देखो, इसको नीला क्यों बनाते हैं, पीला क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों? क्योंकि ये नीला जो पार्ट है ना उसको हम वाटर दिखा रहे हैं, क्योंकि वाटर जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्काई, है ना। पानी का खुद का कोई कलर नहीं है, पानी जो होता है वो कलरलेस है, लेकिन आसमान का रिफ्लेक्शन पड़ता है इसीलिए हमें वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो पूरा ब्लू पार्ट है इससे हमें क्या शो कर रहा है, ये कि पूरे में पानी पाया है, पूरे में पानी है। ठीक है, पूरी धरती के सरफेस के ऊपर जो अर्थ की जो अपर क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर पूरे में पानी पानी है। ठीक है, और ये जो पानी की बॉडीज़ हैं, ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये सारे के सारे आर्कटिक ओशियन, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए सब जगह ऐसे पानी पानी मिलता है। और आप देख रहे हो कि बीच बीच में ये आइलैंड्स मिलते हैं जिसको कि हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी बिग आइलैंड जहाँ पर कि लोग रहते हैं। ठीक है, तो पानी में तो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स रह सकते हैं, लेकिन लैंड है जो, ये देखिए अब इतने पानी के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े तैर रहे हों, है ना, क्योंकि पूरे में पानी पानी भरा है। अंटार्कटिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे छोटे छोटे धरती के टुकड़े इस पूरे पानी पे तैर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो लैंड मासेस हैं
ये तो हमारे किसके, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसमें सॉरी सिलिका नॉट सिलिकॉन, सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, इसीलिए तो सियाल कहलाते हैं। लेकिन जो ओशियन वाली क्रस्ट होती है इसके अंदर, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसीलिए हम इसे सिमा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है ना कि जो पानी है उसके ऊपर ये तैर रहे हैं। अब अगर ये तैरते हुए से दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है लैंड वो लाइटर होगा और पानी जो होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ये हल्के हैं तभी तो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, अगर ये भारी होते तो डूब नहीं जाते। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंड वाली क्रस्ट है, जो आउटर क्रस्ट है वो हल्की है और जो ओशियन वाली क्रस्ट है वो थोड़ी सी भारी है। ठीक, अच्छा एक और बात जो ध्यान में रखने की होती है वो ये है कि ये जो पूरी वाटर बॉडीज़ हैं, ये जो पूरा पानी है, उसके कारण पूरी क्रस्ट के ऊपर, पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर पानी एक जैसा है और उनकी गहराई भी एक जैसी है, जिसको कि हम सी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो गहराई नहीं कह सकते हैं, सॉरी गहराई नहीं, उनका सरफेस कहेंगे। ठीक, देखिए द लेवल ऑफ वाटर जो है, लेवल ऑफ वाटर जो होता है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसिफिक ओशियन में पानी इतना भरा हुआ है और इंडियन ओशियन में पानी इतना भरा है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो क्या होता है पानी एकदम सेम रहेगा, जो पानी का लेवल है वो सेम रहता है और इसे हम क्या कहते हैं, सी लेवल कहते हैं। ठीक, तो ये सी लेवल जो वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या देखा, अर्थ की सरफेस पे एक सेम लेवल जो है वो हमें सी लेवल मिल गया। अब किसी भी चीज़ की ऊंचाई अगर नापनी है, किसी भी चीज़ की गहराई अगर हमें नापनी है तो हम इस सी लेवल पे नापते हैं। सपोज करिए कि कोई चीज़, कोई माउंटेन है, ठीक है, या कोई रिवर है या कोई लेक है या कुछ भी है, तो अगर ये तो हमारा सी लेवल हो गया जो कि हमारी अर्थ पर सब जगह एक सा है। अगर इसके ऊपर कोई माउंटेन है तो यहाँ से लेके जो सी लेवल है हमारा, उससे लेके हम इसकी ऊंचाई नापेंगे और हम फिर इस तरह से बोलते हैं कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो इस सी लेवल के इतनी है, इस सी लेवल से। इसी तरीके से हम गहराई नापते हैं। तो अभी तक जो नापा गया है वो ये नापा गया है कि हाईएस्ट जो ऊंचाई नापी गई है वो माउंट एवरेस्ट की नापी गई है और इट इज़ 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल। मतलब जो माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा ना, बहुत ऊंचा पर्वत है, ये है वो है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848। अब आपको समझ में आया कि ये सी लेवल का क्या मतलब होता है। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, जब आप ट्रेन में जाते हो तो आप देखोगे बहुत जगह लिखा रहता है इतना इतना मीटर सी लेवल, इतना इतना मीटर सी लेवल। तो ये होता है कि वो सी लेवल के ऊपर से नापते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा है 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। इसी तरीके से एक मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में और उसकी गहराई जो है वो अभी तक की सबसे गहरी जगह है मैरियाना ट्रेंच, और इसकी जो गहराई है वो नापी गई है 11,022 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ की हाइट और किसी भी चीज़ की गहराई नापते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सी लेवल। तो आपको क्या क्या समझ में आया? पहले आपको समझ में आया कि कौन कौन से 4 मेन डोमेन्स हैं अर्थ के, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा कि लिथोस्फेयर जो होता है वो लैंड, रॉक्स और सॉइल से मिलकर बना होता है। हम पूरी इसकी स्टडी लिथोस्फेयर के अंदर करते हैं। और लिथोस्फेयर जो होता है वो जो आउटर सरफेस हम देखते हैं, जो सरफेस हम देखते हैं अर्थ का, उसमें है जिसको कि हम क्रस्ट भी कहते हैं। तो जो अपर जो लैंड वाला जो साइड है वो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब मेनली पाई जाती हैं सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए हम उसको सियाल भी कहते हैं। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो थोड़ी सी हैवी है और उसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको सिमा कहते हैं। और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ओशियंस के ऊपर छोटे छोटे लैंड मासेस तैर रहे हैं। और इसका रीज़न ये भी है कि जो ओशियन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक जैसे फैले हुए हैं। उनका एक ही लेवल है हर जगह, जिसको कि हम सी लेवल कहते हैं। और किसी भी चीज़ की ऊंचाई या गहराई हम इस सी लेवल से नापते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि बस इतना ही पढ़ा है हमने अभी। अच्छा, इसके अलावा अब जो ये लैंड मासेस हैं,
ओशन तो पूरे हो गए, इस अब ये ओशंस अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया गया है और वैसे तो ये सारे ओशंस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि पैसिफिक ओशन के बाद थोड़ी सी जमे मतलब थोड़ी सी ऐसी दरार है या कोई गड्ढा है या कोई माउंटेन है, उसके बाद फिर कोई दूसरा ओशन शुरू हो रहा है। सारे के सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अपना अटलांटिक ओशियन, है ना। तो ये सारे के सारे जो भी है आर्कटिक ओशियन वगैरह वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम लैंड मासेस के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो जो लैंड मासेस हैं वो मेनली कितने हैं पता है आपको? देयर आर मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको कि हम मेजर लैंड मासेस भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी आपको जो पेज नंबर 222 पे जो डायग्राम दिखाया है इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी। देखिए ये अब पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड दिख ही रहे हैं अपने को। अब हम इन लैंड मासेस की बात करते हैं। तो लैंड मासेस की जो वो है लोकेशन है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हो ये इक्वेटर जा रही है, ठीक है ना, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। आप एक तरीके से एक इमेजिन करो कि जो ग्लोब था मैंने उसको खोल दिया है, ठीक है ना, जो गोल सी बॉल थी उस ग्लोब की, उसको अगर मैं खोल दूं तो ये ऐसा आ जाता है, ठीक। अब देख रहे हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मेनली हैं हमारे अर्थ के ऊपर। उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है, सेकंड है फिर अफ्रीका, ठीक, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है 3rd नंबर पे और फिर उसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारे पास साउथ अमेरिका, ठीक है, 5th नंबर पे आता है अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। दे आर मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स और इन्होंने 29% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर किया है। बाकी सब जगह पानी पानी है, सिर्फ 29% जो अर्थ सरफेस है उस पर लैंड है। यानी कि हम जहाँ इतना भागा दौड़ी करते हैं वो सिर्फ पूरी पृथ्वी पे कितना है, 29% है। अब इसको आपने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि देखो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे होगा साउथ पोल, यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल, ठीक है ना। और ये आप देख रहे हो इस तरफ तो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इस तरफ है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये सब आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये बीच में देखो जा रहा है एक लाइन और ये इक्वेटर यानी कि यहाँ हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और यहाँ हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। अब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया जो है वो किस में हमें दिखाई दे रहा है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न में। पहले तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। इसका मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और ये कहाँ आता है, ईस्ट नॉर्थ में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये देखो इसके पास यूरोप है और पास से दिखाती हूँ, ये यूरोप, ठीक है ना। अब यूरोप में और जो हमारा एशिया है वो देखो इधर पर, ये जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब पानी पानी है, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पर एक कैस्पियन सी है, ठीक है ना। ये देखो लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ बीच में ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ एशिया और यूरोप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जहाँ जहाँ यूरोप और एशिया एक जगह से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे जो कॉमन लैंड है एशिया का भी और यूरोप का भी कॉमन लैंड है, उसको क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जो पार्ट आ रहा है ये कैस्पियन सी कहलाता है। देखो अब एशिया और यूरोप अलग हो गए एक दूसरे से, ये बीच में ब्लू आ गया, जहाँ जहाँ ब्लू दिख रहा है वहाँ वहाँ पानी है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये ब्लैक सी है और एशिया अफ्रीका से भी अलग है। इस देखो यहाँ पे बीच में भी ये है, ये एक स्वेज कैनाल है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि एशिया का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसा फैला हुआ है, यूरोप से अलग है, एशिया अफ्रीका से भी डिफरेंट। अफ्रीका और एशिया के बीच में जो पाया जाता है पानी उसको हम स्वेज कैनाल कहते हैं। यूरोप और एशिया के पानी में जो एशिया के बीच में जो पानी है, वाटर बॉडी है, उसको हम क्या कहते हैं, कैस्पियन सी कहते हैं। और जो यूरोप और एशिया के एक दूसरे से जुड़े हुए लैंड मासेस हैं उसको हम यूरेशिया कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ही यूरल माउंटेन्स भी हैं, यूरल रिवर भी है और ऐसी चीज़ें हैं, ठीक।
तो एशिया की जो खासियत है वो ये है, एशिया लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो हमने देखा नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। और एक और बात देखो आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास होती है एशिया से, हमारी एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। आप देख पा रहे हो, दिस इज़ इक्वेटर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दीज आर द पोल्स। और यहाँ पर आ जाएगा आपका आर्कटिक सर्कल। इसी तरीके से यहाँ हम जाएंगे तो ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये अंटार्कटिका सर्कल, और ये हो जाता है साउथ पोल। गेटिंग? चलिए इसी तरीके से हम अफ्रीका देखते हैं। सेकंड नंबर का जो आइलैंड है अफ्रीका है। अफ्रीका में आप देखो इससे इक्वेटर पास हो रही है और इसीलिए यहाँ पे गर्मी पड़ती है। इसका आधा से ज़्यादा पार्ट जो है वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और बहुत कम जो आधा जो पार्ट है इधर देखो, इधर से ज़्यादातर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, बाकी सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर पास हो रही है इससे। ये देख रहे हो आप, इसीलिए यहाँ के लोग इतने काले काले और इतने गर्मी होती है वहाँ पे और लोग बहुत काले होते हैं। जो डेज़र्ट है, आपने सहारा डेज़र्ट का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा डेज़र्ट है, वो यहाँ से पास होता है, ठीक है, ये इस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो देखो, ये अफ्रीका के चारों तरफ सिर्फ सी है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, कहीं दूर दूर तक कोई लैंड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ अब एक और चीज़ खासियत देखो तुम, एक और खासियत देखो, इससे इक्वेटर भी क्रॉस हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस हो रहा है। तो ये जो एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सब पास होती हैं। और ये एशिया से कैसे हटके है, ये स्वेज कैनाल के कारण ये एशिया और अफ्रीका अलग अलग है, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी आइलैंड्स हैं, इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी इतना पढ़ के रखना। मज़ा आया? ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छी बातें हैं, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो आपको समझ में आया कि एशिया यूरोप से कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, और वो कैसे कैसे यूरल माउंटेन, यूरल रिवर और कैस्पियन सी के थ्रू उससे सेपरेट है। इसी तरीके से अफ्रीका, तो हमने एशिया और अफ्रीका के बारे में पढ़ा। अभी बाकी 5 कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना पढ़ के रखो, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।